नमस्कार। द फेडरल देश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ललित राय। हम लोग आज फिर बात करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव पहलगाम आतंकी हमले के बाद अ, फैला हुआ है, और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हर एक दिन पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तरह तरह की बातें की जा रही हैं, कही जा रही हैं। अ, उन सब के बीच जो हमारी अहम बात है वो ये होगी कि मॉक ड्रिल जो है 7 मई को देश के 244 जिलों में होगा। और देश का उत्तर से लेकर के दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है कि जहाँ के जिले मॉक ड्रिल में शामिल नहीं किए गए हैं। और कुल 244 जिलों में खासतौर से अगर थोड़ी सी बात करें तो जम्मू कश्मीर के सभी जनपदों में, पंजाब का जो बॉर्डर वाला इलाका है इंक्लूडिंग कैपिटल चंडीगढ़, इसी तरीके से राजस्थान के जो बॉर्डर वाले जिले हैं इंक्लूडिंग जयपुर कैपिटल, गुजरात के जितने भी जो पाकिस्तान से सटे हुए जिले हैं इंक्लूडिंग राजधानी गांधीनगर, इसी तरीके से यूपी की अगर बात करें तो लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज समेत वेस्टर्न यूपी में आपका मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद। और बिहार की बात करें तो बेगूसराय, जहाँ पे बरौनी ऑयल रिफाइनरी है, पटना। बंगाल में करीब करीब उसके सारे जिले भी शामिल हैं। तो इसका पूरा एक जो मोटा मोटी रूप है यही है कि जहाँ कहीं भी डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट है या इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पे ज्यादा होती है, उन सारे जिलों को इस मॉक ड्रिल में शामिल किया गया है। तो इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए और इससे भी जुड़े हुए सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मेरे दो सहयोगी मनीष कुमार और मनु पवार जुटे हुए हैं। तो मनु, पहला सवाल आपसे यही कि मॉक ड्रिल को लेकर के बात काफी दिन से चल रही थी, मतलब पिछले 4-5 दिन से ये चल रही थी। अब तारीख भी मुकर्रर हो ही गई थी कि 7 मई को होना है। जिलों को लेकर के थोड़ी सी उहापोह वाली स्थिति बनी थी कि किन जिलों में होगा। तो 244 जिलों में होगा। तो उत्तर से लेकर के दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम सभी राज्यों को शामिल किया गया है। तो इसके मायने क्या है? 7 मई को मॉक ड्रिल का मतलब क्या है? देखिए, अभी पहलगाम हमले के बाद भारत का जो सैन्य जो एक्शन है, जो जो मिलिट्री एक्शन है, वो क्या होगा इसको लेके अभी कोई स्पष्ट वो नहीं है। अभी तक बड़े-बड़े डिसीजन हो रहे हैं, पानी रोकने का हुआ है, सामान के जो आयात है उस पे रोक की बात हुई है, और बहुत सारी चीजें हुई हैं, आना-जाना लोगों का, भई यहाँ से जो पाकिस्तानी हैं उनको बाहर वापस भेजा गया है। ये तमाम चीजें वैसी हैं जिनमें मतलब अभी बहुत चीजें, लेकिन जो सबसे बड़ा एक्शन जो होना है वो होना है मिलिट्री एक्शन। तो वो कब होगा, क्या होगा, इसको लेके बहुत क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जिस तरह के बयान सरकार की तरफ से आ रहे हैं, खासकर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जो संडे को कहा कि आप लोग मतलब आम जनता जो चाहती है वो होके रहेगा। तो होके रहेगा जो उन्होंने कहा, इसका मतलब ये है कि सैन्य कार्रवाई तय है। और ये किस लेवल पे होगा, किस तरह की सैन्य कार्रवाई होगी, ये प्रधानमंत्री जो हाई लेवल की मीटिंग हुई थी उसमें सेना को कह चुके हैं कि तीनों सेनाओं को कह चुके हैं कि आपको जो तय करना है तय कर लीजिए, मतलब आपके ऊपर जिम्मा है। तो ये हुई एक बात। तो दूसरी बात होती है मॉक ड्रिल की। तो मॉक ड्रिल, इसका मतलब ये है कि चूंकि कार्रवाई होनी है तो उसके लिए अपनी तैयारियां क्या हैं, जो सैन्य तैयारियां हैं वो तो सैन्य सेना हरदम तैयार रहती है, वो कर ही रही होगी, जो रणनीतियां होंगी वो बनी रही। लेकिन जो 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 नागरिक तैयारियां हैं, नागरिक प्रशासन क्या किस तरह तैयार है, नहीं है, उनको आंका जाएगा, उसकी एक झलक दिखेगी, उसकी ट्रेलर दिखेगा 7 मई को, जब देश भर के 244 जिलों में मॉक ड्रिल का अभ्यास होगा। खास बात यह है कि मॉक ड्रिल जो है शहर से लेकर ग्रामीण स्तर तक होगी, और इसमें ये देखा जाएगा कि जो आपातकालीन स्थिति है उसमें लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है, जब हवाई हमले की कोई चेतावनी जो है वो कितनी कारगर होती है। अभी जो चेतावनी जारी की जाएगी, कंट्रोल रूम अच्छा, के काम। मनु मनु इसके साथ ही जैसे मॉक ड्रिल जो होगा, तो मॉक जी, ड्रिल में जो बुनियादी तौर पे 2-3 चीजें की जाती हैं, उसको जरा बताते तो दर्शकों को और जानकारी भी होती है और वो प्रिपेयर भी हो सकते हैं, प्रिपेयर भी हो जाएंगे। तो उसमें एग्जैक्टली मतलब 3-4 जो मुख्य मुख्य जो चीजें हैं वो क्या होती है मॉक ड्रिल में? देखिए, आमतौर पे जो है ना मॉक ड्रिल, मतलब मॉक ड्रिल तो वैसे छोटे-मोटे लेवल जैसे पे कई जैसे कई एक जगह ए, होती है।
एयर सायरन होता है, एयर सायरन के जरिए बताया जाता है, हवाई जहाज के जरिए चेतावनी दी जाती है सायरन बजा करके, और जी। कि एयर रेड होने वाली है, इस तरह की। दूसरी चीज है कि कैमोफ्लाज एक्शन होता है। कैमोफ्लाज एक्शन में है कि जितने भी डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट है या जो जिसका महत्व नेशनल इंपॉर्टेंस है, तो उसको प्रोटेक्ट हाँ, करने के लिए, तो और इसमें मतलब इस तरह। हाँ, इसमें जैसे ये है कि इस दौरान जो है कुछ समय के लिए लोगों को अपने घरों या ऑफिसेज की सभी लाइटें पूरी तरह से बंद करने को कहा जा सकता है। ये एक मतलब ब्लैक आउट करना कि बाय द वे कोई हवाई हमला होता है, तो रात के समय कोई हवाई हमला होता है तो ब्लैक आउट करना है, लाइटें बुझानी है। तो उसमें ये होगा कि मॉक ड्रिल के में ये भी देखा जा सकता है कि अगर लाइट पूरी तरह से बंद हो जाए तो उस स्थिति में जो है क्या उपाय करने हैं। तो ये तैयारियां, ये जो छोटी मोटी तैयारियां हैं, इनको आंकने के लिए, इनको परखने के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है ललित। अच्छा मनीष, जैसा कि मनु ने विस्तार से बताया कि मॉक ड्रिल में क्या क्या होता है और मॉक ड्रिल के पीछे का मकसद क्या है, मनु ने विस्तार से बताया। तो क्या आपको ये लगता है कि अब ये कहीं ना कहीं एक संकेत दिया जा रहा है कि अब लड़ाई की तरफ या उसको प्रिपेयरनेस की तरफ जो है अब देश तैयार हो चुका है, और अब हम अगली असॉल्ट जो है पाकिस्तान के ऊपर किसी भी तरीके से, लिमिटेड, फुल स्केल या जो भी हो, वो तो आर्मी को तय करना है, एयरफोर्स को तय करना है, इंडियन नेवी को तय करना है। तो आपको क्या लगता है कि इसके बाद का जो संदेश इसका क्या है? तो ललित जी देखिए, 22 अप्रैल और आज हो गया आपको 6 मई, लगभग 15-16 दिन अब लगभग हो रहे हैं। जब और मनीष यहाँ पे रोकना चाहेंगे। यहाँ पे एक बड़ी बात है कि जैसे आपने देखा कि कल उत्तर प्रदेश कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट है अजय राय, वो एक खिलौना टाइप फाइटर प्लेन कह लीजिए, उसको लाते हैं, उसके बाद नींबू मिर्ची उस पर बांधते हैं, और उसके बाद वो पूछते हैं कि भाई ये केवल दिखावे के लिए है कि कुछ काम भी करेंगे। तो इसको लेकर के कल काफी मतलब गहमा गहमी रही, राजनीतिक तौर पर बातचीत भी हुई, और उसके बाद आप देखें कि सभी लोगों ने अपने अपनी बंदूकों को तान रखा था। आज उसी तरह की कुछ बात जो है जयराम रमेश ने भी की है। आज की तारीख में उन्होंने कहा जो है कि भाई अल्टीमेटली पहलगाम हमले के इतने दिन बीत चुके हैं और देश को इंतजार है कि आखिरकार आप आक्रमण कब करेंगे। तो आप देखिए कि कांग्रेस कितनी हमलावर है। तो इसको भी देखते हुए आप अपनी बात को जरा आगे बढ़ाइए। नहीं, बिल्कुल, मैं वही उसी पे आ रहा था ललित जी कि 22 तारीख को ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जम्मू कश्मीर में। आज 6 मई हो गया, 6 मई, 9-6-15 हो गए। 2 हफ्ते से ज़्यादा अब लगभग हो चुके हैं, और ज़ाहिर तौर पर पूरी जनता जो है, खासतौर से जो निर्दोष, जिनके परिवार जो है के सदस्य मारे गए हैं, वहाँ पे घूमने गए थे, वो वहाँ पे एंजॉय करने के लिए गए थे और अपनी जान गंवा दी। और जिस तरीके का सोशल मीडिया में और उनके लोगों के प्रति, क्योंकि आप देख रहे हैं आज राहुल गांधी करनाल गए हैं, जो नरवाल जिनकी हत्या की गई, वहां पे जो नेवी के ऑफिसर थे उनकी पत्नी से मिलने के लिए किस तरीके के सोशल मीडिया में शब्दों का इस्तेमाल किया रहा। वो कानपुर भी जा चुके हैं। तो और कहीं ना कहीं लोगों में एक बेचैनी है, लोग इस बात को इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार सरकार इतना देरी क्यों कर रही है, कि कब कार्रवाई की जाएगी। और क्योंकि इसी दरमियान अब देखिए प्रधानमंत्री पॉलिटिकल रैली भी कर रहे हैं, वो केरल भी जा रहे हैं, वो आंध्रा भी जा रहे हैं, वो सभी जगह जा रहे हैं। और हालांकि ये बात अलग है कि लगातार कल प्रधानमंत्री कार्यालय में, अपने घर पे और एनएसए के घर पे बैठकों का सिलसिला, गृह मंत्रालय में बैठकों का सिलसिला एक तरफ जारी है, लेकिन विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा। अजय राय जो कि यूपी प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने हाथ में राफेल लिया हुआ था, क्योंकि आपको याद होगा जब राफेल का विमान जब फ्रांस से यहाँ आया, तो जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, उसके पहिए के नीचे जो है, टायर के नीचे नींबू डाल के उसका जो है, क्योंकि अपने हिंदू धर्म में उसको माना जाता है नई गाड़ी में, तो इसीलिए वो उस पे तंज कसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अब समय आ चुका है, और कल 7 मई है और कल मॉक ड्रिल होना है, यानी केंद्र सरकार कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रही है, लोगों में एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि शायद वो काउंटडाउन जो है अब वो शुरू हो चुका, और कभी भी जो है बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार एलओसी पे फायरिंग की जा रही है उस तरफ से, और लोग भारतीय पक्ष को उकसाया जा रहा है, और लेकिन और भारत ने पानी रोककर एक जवाबी कार्रवाई भी की है, लेकिन केवल इससे जनता शांत नहीं होने वाली है। तो एक बड़ी कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। सेना
पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दूं, पंजाब में जो हम कल मॉक ड्रिल पूरे देश में देखेंगे, 244 जिलों में, पंजाब में ऑलरेडी एक मॉक ड्रिल वहां पे रात में किया जा चुका है। जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे लोगों को इससे सेंसिटाइज किया गया है कि ऐसी इमरजेंसी के हालात में किस तरीके से वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन होगा। तो कल का दिन बहुत ही अहम है। सरकार कुछ ना कुछ इसके जरिए मैसेज देने की कोशिश करिए कि भाई आप अपनी सीट बेल्ट जो है, जनता को भी करिए कि सीट बेल्ट अपनी बांध लीजिए, कुछ भी हो सकता है। और ये एक मैसेज देने की कोशिश है, क्योंकि ये बात तो तय है कि भारत इस बार आप अपने दुश्मन को कम मत आंकिए, क्योंकि अभी तक 1971 के बाद डायरेक्ट वॉर में हम पाकिस्तान के साथ नहीं आए, अभी तक अपरोक्ष वॉर चल रहा था। अब जो कन्फ्रंटेशन इस बार जो पहलगाम में देखने को मिल रहा है ललित जी, वो लग रहा है कि शायद दोनों पक्ष अब आमने सामने आ जाएंगे। जब दोनों पक्ष आमने सामने होंगे तो आप पाकिस्तान को 1971 के हिसाब से आज के तारीख में जज नहीं कर सकते हैं। वो भी एक न्यूक्लियर पावर है, तो आपको दुश्मन में हल्के में आप ले नहीं सकते। तो उस तरीके की तैयारी आपको करनी होगी। अगर भारत किसी तरीके का कदम उठाएगा, रिटेलिएशन ये तय है, और रिटेलिएशन किस स्केल पे होगा ये कहना मुश्किल है। इसीलिए मॉक ड्रिल की कार्रवाई की जा रही है, जनता को सेंसिटाइज किया जा रहा कि आप अपनी कमर। मनु कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ ललित, मैं थोड़ा बीच में सॉरी मनीष, मैं रोकना चाह रहा हूँ आपको। एक एक्चुअली पीटीआई का एक टेक आया था, तो उसको मैंने सोचा आपको दर्शकों को ही बता दूं कि पीटीआई के हवाले से खबर आई है कि सोमवार दोपहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की जो एक क्लोज डोर मीटिंग हुई है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन है उसको लेकर चर्चा हुई है, और उसमें पाकिस्तान को डांट पड़ी है, कड़े सवाल पूछे गए हैं। पाकिस्तान दरअसल इस मसले का जो है अंतर्राष्ट्रीय करण करना चाह रहा था, जो पीटीआई की के हवाले से मुझे दिख रहा है, और इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो यूएनएससी के मेंबर थे, इस समय जो है यूएनएससी का जो अध्यक्ष है वो ग्रीस है। तो जी ग्रीस है। तो वहां पे जो क्लोज डोर मीटिंग हुई है पीटीआई के मुताबिक, उसमें जो है यूएनएससी के मेंबर्स ने पाकिस्तान को डांट लगाई है कि आपकी ने जो मिसाइल का टेस्ट किया और जो परमाणु बयानबाजी आपके नेता कर रहे हैं, उससे जो है टेंशन बढ़ रही है, इससे टेंशन बढ़ रही है, तो उनको डांट पड़ी है, ऐसा पीटीआई के हवाले से खबर अभी आई है। तो मैंने सोचा आपको इसमें अपडेट कर दूं। कल इसी में मैं जोड़ना चाहूंगा कि यूएन सेक्रेटरी जनरल के यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, कल उनका एक अहम बयान भी आया था ललित जी, जो कि उसमें उन्होंने कहा था कि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये आतंकवाद जो है ये इसका खात्मा जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने दोनों देशों को नसीहत दी कि इसको एस्केलेट करने से फायदा नहीं होगा, बल्कि दुनिया भर में अशांति का माहौल है, तो ये और ज्यादा उसको नुकसान पहुंचाएगा। तो यूएन के क्योंकि मुखिया हैं वो, तो उनका ये कहना फर्ज है, लेकिन क्योंकि 26 पर्यटक मारे गए हैं, वहां पे बेचैनी है। और इस तरीके का जम्मू कश्मीर के पूरे जिस तरीके का देश में एक बदला लेने का जो माहौल बना हुआ है, और सरकार लगातार बैठकों का दौर जारी है, तो मुझे लग रहा है कि कल का दिन भी बहुत खास होगा। और एक और तारीख मुझे याद आ रहा है ललित जी आप लोग उस पर रोशनी डालिएगा दोनों जने, कि क्या 11 मई 1999 को आपको याद होगा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने न्यूक्लियर का एटमी परीक्षण किया था। तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि शायद 11 मई जो है ना, कुछ डिसाइसिव तारीख मुझे ऐसे दिमाग में मेरे खटक रहा कि कुछ 11 तारीख को शायद ना हो। मेरे मन में ऐसा आ रहा, क्योंकि मैं उससे कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मनीष, अभी तो क्या है कि कयास ही सब लगाए जा सकते हैं, और निश्चित तौर पे जिस तरीके से मोदी सरकार जो एक्शन लेती है वो हमेशा सस्पेंस के चादर में लिपटा होता है, और उसके बारे में केवल वही कुछ लोग हैं जो जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से माहौल बना है, और सबसे बड़ी चीज है कि मनु भी जैसे कह रहे थे कि क्लोज्ड डोर जो मीटिंग पाकिस्तान को शायद लगा होगा कि हो सकता है कि उसको डांट पड़े, तो मतलब उसका माहौल न बने ज्यादा, तो बेहतर है कि वो बंद कमरे में बैठक कराई जाए। और मनु सबसे बड़ी चीज है कि वो अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है, सीधा पूछा गया कि आप ये सीधी बात बताओ कि पहलगाम में जो घटना घटी क्या उसमें लश्कर का हाथ है या नहीं है। ये सीधा सवाल जो है वो पाकिस्तान से किया गया है। तो शायद पाकिस्तान भी इस चीज की उम्मीद नहीं कर रहा होगा कि ऐसे तीखे सवाल किए जाएंगे। दूसरी चीज की चाइना की तरफ से जो सदाबहार दोस्त है पाकिस्तान का, तो चाइना भी इस पूरे मुद्दे पर क्लोज डोर मीटिंग में शांत रहा है।
तो निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फोरम में भी अब ये बात देशों को समझ में आ रही है कि वो पहले वाली बात नहीं रही। पाकिस्तान निश्चित तौर पे एक रोग स्टेट तो है, इसमें कोई शक नहीं है। बाहर के जो मुल्क है, हिंदुस्तान तो बार बार कहता है, और आपने देखा होगा कि यूएन की बैठक में अभी 4-5 दिन पहले योजना पटेल ने भी इस बात को रखा कि सीधे सीधे बोला कि पाकिस्तान रोग स्टेट है और वो बातों की बात समझता नहीं है और इस तरह का मतलब वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मनु, इसमें एक सवाल है कि क्या सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव हो गया आज? 1971 की जब लड़ाई इंडिया और पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई, जिसमें बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ, तो आपको याद होगा कि वहां की जो ईस्टर्न पाकिस्तान की जो पब्लिक थी वो परेशान हो गई थी और उसके बाद उसने भारत से मदद मांगी और भारत मदद के लिए तैयार हुआ। उसके बाद जो उस समय की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने मानेक साहब को बुलाया जो आर्मी चीफ थे और उनसे कहा जो है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, जनमानस ये है और आप मतलब आपको कुछ काम करना है। तो उन्होंने सीधे मना कर दिया, कहा कि नहीं ऐसा है कि तत्काल तो नहीं हो सकता। अप्रैल का महीना था, अप्रैल 1971 का। और उसके बाद जो है जब सारे लोग मीटिंग से चले गए तो इंदिरा गांधी ने फिर उनको बुलाया, तो उनको लगा कि शायद रेजिग्नेशन के लिए कहेंगी, तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि मेंटल और हेल्थ ग्राउंड पर मैं रेजिग्नेशन देने के लिए तैयार हूँ और ऐसी ऐसी स्थिति है, लेकिन लड़ाई तो अभी आज की डेट में तो नहीं कर सकते। वो उसके लिए हमें समय चाहिए, तैयारी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में लड़ाई लड़ने का मतलब है कि मई जून का महीना आ जाएगा, जुलाई का, जिसमें उधर की नदियां समंदर बन जाती हैं। चाइना की तरफ से क्या रिएक्शन होगा वो भी एक देखने वाली, तो असेसमेंट करके और उन्होंने टाला और 6 महीने के बाद जो नवंबर दिसंबर के महीने में लड़ाई शुरू हुई। तो क्या आपको लगता है कि उस समय सोशल मीडिया इतना था ही नहीं, तो बातें नहीं हो पाती थी, लेकिन आज क्या है कि वो एक सोशल मीडिया की वजह से दिन रात लगातार इंस्टा हो, एक्स हो, जितने भी मतलब सिग्नल हो, जो भी हैंडल्स हैं, सब पे की मतलब लड़ाई कब लड़ाई कब लड़ाई कब, तो इस वजह से भी एक प्रेशर जो है ज्यादा क्रिएट होता जा रहा है। बिल्कुल ललित, सोशल मीडिया भी एक पैरेलल फोर्स है और प्रेशर क्रिएट तो होता है सोशल मीडिया से। देखा ही है, कई खबरें जो हैं सोशल मीडिया के जरिए दबाव बनाती हैं सरकारों पे, तो वो एक प्रेशर तो है और इसी प्रेशर का शायद दबाव है कि वो सरकार को अचानक अपना जो है एजेंडा घुमाना पड़ा और एकदम जाति जनगणना पे ले आई, ताकि थोड़ा सा डाइल्यूट तो हो जाए चीजें। हालांकि तैयारी अपनी जगह चल रही है, कि जो भी तैयारी करनी है सरकार कह चुकी है, सेनाओं को कह चुकी है कि जो आपको करना है करिए, फ्री हैंड है आपको। लेकिन सरकार, वो जो प्रेशर है, वो जो दबाव समूह है एक तरह का सोशल मीडिया भी, तो उसका जो प्रेशर है, अपने समर्थक हैं, लोग हैं और जो लोग मारे गए हैं उनको लेके जो सहानुभूति है, वो एक गुस्सा तो है। और गुस्सा जो है सोशल मीडिया पे, चूंकि अब कोई भी सबके पास फोन है, सब अपना गुस्सा व्यक्त कर देते हैं, तो एक जो जनता की राय है वो समझ में आ जाती है उससे। तो इसीलिए राजनाथ सिंह को कहना पड़ा कि जो आप चाहते हैं वो होकर रहेगा। जो आप चाहते हैं मतलब सरकार को भी अंदाजा है कि पब्लिक सेंटिमेंट क्या है। पब्लिक सेंटिमेंट मापने के कई तरह के पहले अलग तरीके थे, सोशल मीडिया में तो बहुत सारे क्लियर हैं, बहुत सारे तरीके कि क्या पब्लिक सेंटिमेंट चल रहा है, वो आप भाप सकते हैं, सरकार को ही पता है। तो बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं कि निश्चित ही सोशल मीडिया एक दबाव बना रहा है और बनता है, कई मुद्दों पे बनता रहा है। जो है वो सोशल मीडिया ड्रिवन कई चीजें हो जाती हैं और सरकारों को फैसला लेना पड़ता है। तो ये दबाव तो इस वाले मामले में भी है और सरकार को वो तमाम चीजें पता है, इसीलिए बीच में जाति जनगणना वाला जो है स्ट्रोक मिला गया। हाँ, तो ये बात तो है कि सोशल मीडिया एक बड़ा प्रेशर ग्रुप की तरह है अभी। अच्छा मनीष, यहाँ पे एक बड़ी अहम बात है कि ख्वाजा आसिफ को आपने सुना होगा। उससे पहले सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार, वहाँ के रेल मंत्री, वो कहते हैं कि सारी मिसाइल का मुंह भारत की तरफ है। एटम बम जो 130 जो एटम बम है वो अलग अलग साइज के हैं, वो भी सब भारत के लिए ही है, वो ऐसे सजा करके रखे नहीं है, क्वेटा और रावलपिंडी की गलियों में नहीं फोड़ने के लिए बना है, वो भारत के लिए बना है। तो मतलब वहाँ के मंत्री आप देख ही रहे हैं कि वो हर एक दिन अलग अलग बात कर रहे हैं। एक मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि ठीक है, हम मोदी अगर हमको किल करते हैं तो अच्छी बात है, हम जन्नत जाने के लिए तैयार हैं, हम लोग को जन्नत मिलेगा। मतलब इस तरह की बातें जो मतलब एक मंत्री से अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वो इस तरह की इतनी हल्की बात करेगा, लेकिन वो कर रहे हैं। इन सबके बीच ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ी बात फिर कही कि वो जानते हैं, जैसे सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार को ये पता था कि भारत जो 24 से 26-36 घंटे के अंदर हमला करने वाला है। ठीक वो ये कह रहे हैं कि हमको तो पता है कि प्लेस भी पता है कि कहाँ पे होना है, वो एलओसी।
उन्होंने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है इंडिया अटैक करने वाला है। तो मनीष, मेरा सवाल यह है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि जब जब पाकिस्तान के मंत्रियों का इस तरह से बड़बोलेपन का या डर का या डराने का जो बयान वो दे रहे हैं या भड़काने का बयान जो दे रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं भारत के कुछ एक्शंस भी हैं। जैसे आप देखेंगे बगलीहार डैम को जब उसके सारे फाटक को क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया गया, तो चिनाब नदी, आपको जो डैम के आगे वाला इलाका है वो सूखी सूखी सी है। तो आपको नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान खुद ही अंडर प्रेशर आ जा रहा है कि भारत सरकार की तरफ से जो कुछ एक्शंस हो रहे हैं, पीसफुली एक्शन हो रहा है, लेकिन उससे वो डर की वजह से या सहम जाना या अपने लोगों को केवल एड्रेस करना कि देखो जी एकदम सब कुछ सही है, दुरुस्त है, हम भारत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, लिहाजा वो इस तरह की बात कर रहे हैं। नहीं ललित जी, मैं क्योंकि कल मैंने कई ऐसे लोगों के ट्विटर हैंडल देखे जो कि सरकार को कवर भी करते हैं और सरकार के करीब भी हैं। उन्होंने सभी ने अपने हैशटैग में जो है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसको मेंशन किया हुआ था। तो देखिए, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में घुसना एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जो है ना एक विवाद को जन्म देगा। एलओसी को हम पहले भी क्रॉस कर चुके हैं, और क्योंकि उरी की घटना और पुलवामा के बाद तो एलओसी क्रॉस किए, क्योंकि सरकार ने हमें बता दिया तो हमें पता चला। उसके पहले भी ऐसे जो पूर्व हमारे सेना के अध्यक्ष वो कहते हैं कि हमने बिना बताए कई बार एलओसी को क्रॉस किया है, वहां पे इस तरीके के ऑपरेशन हमने किए हैं जो कि कभी सार्वजनिक पूर्व की सरकारों ने इसको कभी मतलब अपने पॉलिटिकल उसके लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया, जो कि मौजूदा सरकार कर रही है। पहले भी इसको किया गया। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, क्योंकि आप देखिए जितने भाजपा के नेता के बयान हैं, सरकार के टॉप लोगों के जो बयान है, और बार बार कह रहे हैं, इवन गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे हैं, राजनाथ सिंह भी कह रहे हैं, पाक अधिकृत कश्मीर को जो है एक दौर आएगा कि हम उसको ले लेंगे। आप असदुद्दीन ओवैसी की आप के बयानों को आप देख लीजिए। और साथ ही साथ जो है पार्लियामेंट से ये रिजोल्यूशन पास भी हुआ है कि वो भारत का क्षेत्र है। और क्योंकि जितने टेरर कैंप्स हैं वो ज्यादातर पीओके में ऑपरेट हो रहे थे, ये तो हमारे खुफिया विभाग को पता है। तो वहां जाके ऑपरेट करना, और वहां पे पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ खुद वहां पे बहुत ज्यादा रोष है, क्योंकि वहां पे पिछड़ापन बहुत ज्यादा है। जिस तरीके से हमारे कश्मीर में उन्नति टूरिस्ट के चलते हमने देखा, जैसे हमारे यहाँ टूरिस्ट देश विदेश सभी जगह से जाते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्योंकि आतंकियों का लॉन्च पैड है, शायद पाकिस्तानी जनता भी वहां जाकर घूमना प्रेफर्ड नहीं करती होगी, जबकि वो भी एक खूबसूरत इलाके के तौर पे देखी जाती है। तो वहां आतंकियों ने अपना गढ़ बना रखा है। भारत सरकार की नजर शायद इस बार जो प्रतीत हो रहा वो पीओके पे है। और आप मौजूदा जो सरकार है, आप इसको इस कदम के तौर पे भी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पुलवामा में जो कुछ हुआ, उसके बाद बालाकोट हुआ, 2019 के इलेक्शन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले 3 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार राजस्थान, छत्तीसगढ़ में और में मिली थी, आपको ध्यान होगा इस बात का आपको। और लेकिन लोकसभा चुनाव वो जीत जाती है। तो अगर इस तरीके का ऑपरेशन होता है और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में किसी तरीके का ऑपरेशन हुआ, और शायद अगर भारत उस पे कुछ भी अगर क्षेत्र को काबिज करने में कामयाब हो जाता है, उसको सरकार भुनाएगी, पॉलिटिकल उसको उस लेवल पे भुनाएगी, उसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को मिलेगा। और जाहिर तौर पर आने वाले चुनाव में बीजेपी इसको जनता के बीच में लेकर जाएगी कि जिस पीओके को हमने 1900 भारत के विभाजन के बाद गवा दिया, हमें मौका भी मिला 2 बार जिसको हम हासिल कर सकते थे, नहीं कर पाए, उसको मोदी सरकार ने हासिल कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं एक सोच नजर आ रही है, जिसके पीछे इतने शांत तरीके से आपने जिस तरीके से उदाहरण दिया कि जनरल मानिक शॉ का आपने जिक्र किया, जिनके ऊपर एक फिल्म भी आई थी और बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, और उसमें बताया गया कि किस तरीके से इंदिरा गांधी चाहती थी कि अप्रैल मई में पाकिस्तान पे हमला कर दे, वो तैयार नहीं थे क्योंकि उससे हमारी सेना को ज्यादा नुकसान हो सकता था। तो ठंड तक का इंतजार किया गया और दिसंबर में जाकर हमला किया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार में सोच है, और मुझे लगता है कि पूरी नजर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर है। और हमें लगता है कि शायद इस बार जो अगर कुछ भी होगा, वो उसका जो केंद्र होगा वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर होगा, जो कि अभी तक समझ में आ रहा है। अच्छा मनु, ये आखिरी सवाल, इसके बाद हम लोग रैप करेंगे। मनु, सबसे बड़ी चीज है कि आपने सुना होगा कि खैबर जो पख्तूनख्वा है का इलाका है, और उसके बाद बलूचिस्तान की बात है, फिर पीओके का अपना एक अलग मसला है,
वहाँ इंटरनल इस तरह की बात, क्योंकि कोई मौलवी है जो कि मतलब तकरीर भी कर रहा था कि भाई देखो मौका आ गया है और उसको हाथ से नहीं जाने देना है। जिस तरीके से जुल्म जोर जबरदस्ती की बात जो है पाकिस्तान के हुक्मरान हम लोगों पर करते रहे हैं, अब उससे हमको आजाद होने का समय आ गया है। इसी तरीके से बलूचिस्तान के मैटर पे तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान की पूरी स्टैब्लिशमेंट साफ तौर पे कहती है कि जो भी कुछ वहां पे हो रहा है उसमें भारत की खुफिया एजेंसी राका जो सीधा सीधा हाथ है, वो सीधे एलिज करते ही करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो इतना जो समय लिया जा रहा है या उसको बहुत सोच समझ करके ऑपरेशन को अंजाम देना है, तो कहीं ना कहीं क्या है कि पाकिस्तानी वो जनता जो पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ है, उनको भी कहीं ना कहीं कन्विंस करने की, अंदर खाने की कोशिश हो रही हो कि भाई देखिए अगर इस तरह की कोई चीज आती है तो फिर आपका सपोर्ट, आपका समर्थन हमें किस स्तर पर मिलेगा। जी बनू। देखिए, पाकिस्तान तो आंतरिक तौर पे कई हिस्सों में विभाजित है और मैं देख भी रहा हूँ सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। असीम मुनीर तो 2 नेशन थ्योरी की बात करते हैं, वहां तो 4 नेशन थ्योरी होने वाली है। तो मतलब वो जो जिस तरह के वहां पे विभाजन बट है, वो तो मतलब पाकिस्तान को बचा पाना इस बार जो है बड़ा चैलेंजिंग होगा। इसलिए पाकिस्तान वाले जो है वो खासकर वहाँ की जो लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप है, हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूँ उसका कोई महत्व है नहीं। तो वो भले ही गीदड़ बकिया दे, वो भले ही जो है परमाणु बम की धमकियां दें, जैसे कि यूएनएससी ने भी कहा है कि भाई तुम धमकियां दे जा रहे हो, उकसा रहे हो, लेकिन उनको पता है, वहां की सेना को पता है, वहां की आर्मी को पता है कि हमारे भीतर जो 4 नेशन है जो टूटने के कगार पे हैं, बलूचिस्तान है और सिंध में गड़बड़ियां हैं बहुत, वो जो है खैबर पख्तूनख्वा की आप बात कर रहे हैं, तो उनको पता है कि जरा भी कुछ गड़बड़ हुई तो हमें भीतर से सपोर्ट तो नहीं मिलना है। वो एक राष्ट्र तो है नहीं, 4 राष्ट्र हैं उसके भीतर, तो कभी भी जो है विभाजन की नौबत आ सकती है। लोग जैसे वो जो मौलवी के जिस बयान का जिक्र आप कर रहे हैं, तो वो बहुत वायरल है और वो सिर्फ उसी का बयान नहीं होगा, वो बहुत सारे लोगों के वहां पे भावनाएं, बलोचों की भावनाएं देखिए। वो बलोच जो कि ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं, तो अब कितनी बड़ी बात है कि ट्रेन को हाईजैक हो जाना वहां पे कितनी अराजकता है। तो पाकिस्तान को अंदाजा है कि उसको एक मुल्क को एक रख पाना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर भारत से वाकई में कोई जंग छिड़ती है या कोई इस तरह का सैन्य कार्रवाई होती है, तो पाकिस्तान भारत से लड़े कि अपने भीतर से लड़े, ये उसके लिए ये बड़ा चैलेंज होगा। तो मुझे लगता है कि इसीलिए पाकिस्तान जो है डरा भी है, वो जो धमकियां दे रहा है वो डर की धमकियां हैं, वो डर से निकली हुई धमकियां हैं, उसको बहुत ज्यादा उसके कोई मायने है नहीं। तो उसका असली चैलेंज यही है कि वो भारत का सामना करे कि अपने भीतर की चीजों को बचाए। तो ये मेरे ख्याल से उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो कुल मिला करके कि हाँ मनीष, ललित जी, हमें एक बात पे और डिस्कस, एक पॉइंट पे और करना चाहिए, क्योंकि कल का दिन हम तीनों यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, शायद 1971 में जो है हम लोग उस समय थे नहीं, और जब मॉक ड्रिल जो होने जा रहा है वो बिल्कुल वो बहुत बड़ा कल बहुत बड़ी बात होगी। तो थोड़ा सा चर्चा हमें उस पर करना चाहिए कि जनता में इसको लेकर क्या होना चाहिए, क्या होगा। इसमें थोड़ा सा अगर हम, जैसे मैं कुछ पॉइंटर्स मैं रीड करना चाहूंगा, उसमें कहा जा रहा है कि हवाई सायरन के जरिए जो है वो लोगों को मतलब अलार्म बजाया जाएगा इवैक्यूएशन के लिए। साथ ही साथ नागरिकों, छात्रों को सिविल डिफेंस में किस तरीके से उनको लोगों की जान बचानी है उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। ब्लैकआउट अगर होता है, ब्लैकआउट में तुरंत बिजली बंद कर दें, बिजली जला के नहीं रखना है, क्योंकि अगर दुश्मन देश का अगर मिसाइल अगर वो डिटेक्ट कर लेगा, कहीं पे लाइट देखेगा, तो वो तुरंत वहां पे अटैक कर सकता है, उसको निशाना अपना बना सकता है, तो जिससे दुश्मन देख न सके। हमले के वक्त प्लांट प्रतिष्ठान में छिपाने के को किस तरीके से कवर करना है, ये तमाम चीजें जो है उसको कल रणनीति होगी। साथ ही साथ क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं तो हमें दिल्ली की बात करना बहुत जरूरी है। दिल्ली में ललित जी 2 जगहों को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पे कल मॉक ड्रिल होगा। एक अपना दिल्ली कैंट है, जो कि आपको पता है आर्मी का पूरा बेस है, वहां पे आर्मी का दिल्ली कैंट पूरा छावनी वहां पे है, तो उसको आइडेंटिफाई किया गया है जहां पे मॉक ड्रिल किया जाएगा। और एक कनॉट प्लेस है, क्योंकि लुटियन जोन का इलाका है, कनॉट प्लेस में ऑफिसेज भी हैं,
और हमारे तमाम जो अधिकारी से लेके और उच्च पदों पे सारे बैठे इसमें राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री सब उसी जोन में है। तो वहां पे एक मॉक ड्रिल होगा, किस तरीके से रेस्क्यू ऐसे इमरजेंसी में रेस्क्यू कराना है। तो ये एक बहुत अहम बात होगी जो कि अच्छा मनीष, हम सभी के मनीष जीवन काल इसमें में ये मनीष पहली बार मनीष मिले। मनीष दिल्ली में जो मॉक ड्रिल होगा उसकी टाइमिंग के बारे में पता है? वो दिन में कराएंगे या रात को? ये आज शाम को ललित जी ये जानकारी आ रही है कि एलजी जो है वो बैठक करने वाले हैं और अच्छा, सिविल डिफेंस के लोग, दिल्ली सरकार के लोग और तमाम अधिकारी उसमें मौजूद होंगे। बहुत ज्यादा संभावना है कि कल शाम में ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा 4 बजे के बाद। लेकिन देर रात तक सूचना स्पष्ट आ जाएगी कि कितने बजे मॉक ड्रिल होगा। लेकिन हम सबके जीवन में शायद ये पहली बार देखने को मौका जो मिलेगा मॉक कि ड्रिल इस तरीके देखेंगे। का एक मॉक ड्रिल हो रहा है जिसपे पूरे देश की नजर होगी किस तरीके से। और क्योंकि कई पीढ़ी जो है उनको ये देखने का अवसर मिलेगा और शायद उनको आभास होगा कि वॉर जो है, हम दुनिया भर में वॉर देख रहे हैं। ईरान इराक का युद्ध हमने देखा, हम इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध देख रहे हैं, हम यूक्रेन रूस का युद्ध देख रहे हैं। कई देशों में युद्ध हुआ, लेकिन वहां की हमें ये पीड़ा समझ में आएगी कि जब ऐसी विपत्ति आती है तो वहां की जनता को क्या झेलना पड़ा होगा। शायद इसका थोड़ा सा हमें एहसास कल कराएगा। तो कुल मिला करके 7 मई का दिन काफी इंपॉर्टेंट है, जब देश के सभी हिस्सों में, सभी राज्यों में 244 जिलों में मॉक ड्रिल कराया जाएगा। मॉक ड्रिल होना है, वो अलर्टनेस के लिए है। इन सब के बीच पाकिस्तान भी अंतर्द्वंद्वों से जूझ रहा है, गुजर रहा है। पाकिस्तान के नेता हुक्मरान जिस तरीके से बयान देते हैं, शायद वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या कहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। वो तमाम फोरम पर अपनी बातों को रख रहा है, लेकिन उसके हाथ केवल निराशा लग रही है। और निराशा लगना लाजमी भी है, क्योंकि जब आप गलत काम करेंगे, गलत चीज, गलत रास्ते पे चलेंगे, तो निश्चित तौर पे आपके खुद को कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। तो कुल मिला करके ये है कि जैसा मनीष ने भी बताया कि दिल्ली में नई दिल्ली का इलाका और दिल्ली कैंट का इलाका जहां पर होगा, इसी तरीके से गाजियाबाद में भी होना है। तो कुल मिला करके है कि किस तरीके से मॉक ड्रिल होगा। और बहुत बड़ी आबादी, 2000 के बाद पैदा हुई आबादी जो है, एक बहुत बड़ी आबादी उस चीज को देखेगी, गवाह बनेगी। और 2000 की बात नहीं है, मनीष ने जैसे कहा कि सन 71 के बाद जो लोग पैदा हुए होंगे वो भी कैसे मॉक ड्रिल होता है, इतने बड़े पैमाने पे मॉक ड्रिल होता है, उसका मतलब क्या है, वो सारी चीजों को देखेंगे, समझेंगे, बूझेंगे। और हम फिर इस विषय पर जो है अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, चर्चा भी करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मनीष और मनु, आप दोनों लोग का धन्यवाद। और खबरों को पढ़ने के लिए आप देश.thefederal.com को लॉग इन कर सकते हैं, जहां पर आपको एनालिटिक और उसके बाद फैक्ट बेस्ड खबरें पढ़ने को मिलती हैं। तो आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ललित जी।